चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड। बताइए। देखिए यहाँ पे अब बात करें आंसर की तो सी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूनिट। यानी कि हम कोई भी, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस आपको लगता है कि उसी टाइम में उसी हम बोल सकते हैं मशीन पर, या उससे हमारे रिसोर्सेज के साथ हम दूसरा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं साथ में ही। तो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। लेकिन उसको बनाने में थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा, लेकिन हम उसी टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। नेक्स्ट है अ नॉर्मल प्रॉफिट। एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट से अबव है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट। उसका पार्ट नहीं है अगर हम बात करें तो, या फिर रेलिवेंट है प्रोडक्शन डिवीजन के लिए हमारे फॉर्म के। ठीक है। बताइए एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट क्या करता है, हमारे जो आउटपुट होता है उसको एनकरेज करता है। यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट से ऊपर है, जो भी हमारी कॉस्ट लगी है उससे ऊपर हमने जो भी अर्न किया है, तो उससे अब क्या होगा, हमने ज़्यादा अर्न किया है तो हम एनकरेज होंगे कि हाँ अब हमें हमारा और प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। इसमें से कौन सा फोरकास्टिंग का मेथड नहीं, आपको ये बताना है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, टोटल आउटले मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या फिर कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड। बताइए क्या होगा आंसर। नहीं बताना है तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल आउटले मेथड से तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे, फोरकास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है। फोरकास्टिंग हम करेंगे कलेक्टिव ओपिनियन से, एक्सपर्ट ओपिनियन से, या फिर कंट्रोल ओपिनियन से। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमें कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम हमारा किस ओर ले जाता है, क्या लीड करता है? फर्म प्रोड्यूसिंग विद एक्सेस कैपेसिटी, या फिर फर्म्स प्रोड्यूसिंग एट देयर मिनिमम कॉस्ट। थर्ड है द फर्म प्रोड्यूसिंग एट अ कॉस्ट हायर देन द मिनिमम, या फिर सम फर्म्स प्रोड्यूस अंडर लो कॉस्ट एंड अदर्स अंडर हाई कॉस्ट। बताइए जो हमारा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है किस ओर हमें ले जाएगा, क्या बताता है हमारा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम? देखिए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हमें बताता है कि हमारे मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। तो द फर्म्स प्रोड्यूसिंग एट देयर मिनिमम कॉस्ट, ये हमें बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अफेक्टेड बाय। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी चॉइस हमें क्या अफेक्ट करती है? मार्केट कंसिडरेशन, प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मिडिलमैन कंसिडरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम क्या चीज़ें जिसके बेसिस पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करेंगे, बताइए। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बात करें तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मार्केट कंसिडरेशन देखेंगे किस तरह का मार्केट है, क्या एरिया है, प्रोडक्ट देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हमें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिडिल मैन कंसिडरेशन देखेंगे कि मिडिल मैन कितने चाहिए, या फिर बिना मिडिल मैन के हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसी के बेसिस पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कस्टोडियन कौन होगा मॉनेटरी रिजर्व्स का? एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड, या आरबीआई। इंडिया के अंदर बात की जा रही है तो अच्छे से आंसर कीजिएगा।
देखिए जितने भी मॉनेटरी रिजर्व्स हैं इनका कस्टोडियन कौन होगी, हायर अथॉरिटी होगी, और इंडिया के अंदर हायर अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्रेशन के समय क्या एडवाइजेबल होगा, बैंक रेट लो कर दें और परचेस सिक्योरिटीज बढ़ा दें मार्केट में, या फिर सॉरी सिक्योरिटीज को परचेस करें मार्केट से, या फिर इंक्रीज कर दें और परचेस करें ओपन मार्केट में, बैंक रेट कम कर दें या फिर ओपन मार्केट में सेल करें, या फिर इंक्रीज कर दें बैंक रेट और सेल करें सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। बताइए क्या लगता है आपको, ड्यूरिंग द डिप्रेशन क्या एडवाइजेबल रहेगा। देखिए अगर डिप्रेशन का समय होता है तो इसमें हमारे लिए यही एडवाइजेबल रहेगा कि हम बैंक रेट को अपने कम करें और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं हमारी उनको हम मार्केट से परचेस करें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा एनकरेज हो, और साथ ही साथ क्या होगा, इससे हमारी बोरिंग्स भी इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एम्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इस बैंक का जब हम नेशनलाइजेशन करते हैं तो उसका एम क्या है, इसमें से इन सब में से कौन सा नहीं है, ठीक है। कंट्रोल रिमूव करना फ्यू से, प्रोविजन बनाना फ्यू के लिए, प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट यूनिट, या फिर एनकरेजमेंट ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर। बताइए देखिए नेशनलाइजेशन का मेन पर्पस ये था कि जब वहाँ पर कंट्रोल था कुछ लोगों का तो उस कंट्रोल को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया, यहाँ पे रिमूव करने की बात कर रहे हैं या प्रोविजन बनाने की कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जो भी कंट्रोल था कुछ हम मनी लेंडर बोल सकते हैं या फिर कुछ और जो इरेगुलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनका यहाँ से कंट्रोल हटाना और उसको नेशनलाइज करना है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे तरह से चलें, ठीक है। ये इनका नहीं था। बाकी ये रिमूव करना, प्रोविज़न बनाना, इंकरेजमेंट करना न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर को, ये इनका एम था, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ कंज्यूमर कॉमर्शियल बैंक्स विच इट हैज़ टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व इज टर्म्ड एज, यानी कि टोटल डिपॉजिट का एक पोर्शन जो कि कंज्यूमर कॉमर्शियल बैंक्स आप एसबीआई सीधे समझ सकते हैं, एसबीआई बैंक जो कि एक कंज्यूमर का जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका एक पोर्शन आरबीआई के पास कैश रिजर्व के रूप में रख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। देखिए यहाँ पे समझिए, कैश रिजर्व की दो चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पे, कैश रिजर्व और वो भी आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास रख रही है तो हो जाएगा ऑप्शन ए सीआरआर, और अगर ये होता है कि कैश रिजर्व रख रही है वो अपने ही पास एक सर्टेन पोर्शन, ठीक है, तो होता है एसएलआर, ठीक है, लेकिन ये आरबीआई के पास है तो हो जाएगा ऑप्शन ए सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम्फेसिस होता है किस पर, डेवलपमेंट पर, पनिशमेंट पर, प्रमोशन पर या फिर डिमोशन पर। बताइए क्या होगा। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो पूरा ये हमारे कंसर्न होता है ह्यूमन रिसोर्सेज पर, तो उनके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाती है, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग, ये सब इसके अंदर कंसिडर करते हैं जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द परचेस सॉरी द पर्पस ऑफ जॉब इवेल्यूशन, अब जॉब को हम इवेल्यूट क्यों करते हैं, ट्रेनिंग पर्पस से, प्रमोशन के पर्पस से, वेज फिक्सेशन या फिर ट्रांसफर। बताइए जल्दी से आंसर करिए क्या होगा।
क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेज फिक्सेशन। क्योंकि जॉब वैल्यूएशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ कितना अमाउंट दिया जाएगा इस पर्सन को, इसका काम ये है, इस तरह से इसने करा है, तो कितनी वेज इसकी बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडक्शन मीन्स। अब इंडक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय या फिर सर्टिफिकेशन। देखिए यहाँ पे इंडक्शन की यहाँ पे बात की जाए तो इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन करना। ठीक है, फॉर्म के अंदर, तो उसको कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको बताना है। क्या होता है लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स? जो हमारा आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट से, या फिर आउटपुट कम हो इनपुट से, या फिर आउटपुट इनपुट बराबर हो, या फिर आउटपुट हमारा नेगेटिव में जाए। ठीक है, क्या होगा? देखिए राइट आंसर होगा लेबर प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल कर आ रही है। इट मीन्स आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। हमारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है इनपुट से, यानी कि हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, लेबर की इफिशियंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है? टास्क मेथड, प्राइस मेथड, एमबीओ या लिंक मेथड। बताइए। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा टास्क से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी हमने एम्प्लॉय को टास्क दिया है वो उसने कितना कंप्लीट किया है, उसी से तो हम मेजर करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा रिलेटेड है टास्क मेथड से। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटीज और असेट्स, या फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपने पढ़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? पूंजी संरचना भी कहा जाता है इसे। जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं डेट और एक लेते हैं इक्विटी। तो हमने डेट में कितना इन्वेस्ट किया, इक्विटी में कितना पोर्शन रखा, ये चीजें देखी जाती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो डेट के पोर्शन को बढ़ाना चाहती है या इक्विटी के पोर्शन को ज्यादा रखना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है द आइटम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। अब जो आइटम है क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो आइटम है वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में किस साइड? क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। अब तो बहुत सही है, मैंने बहुत आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बता सकते हैं कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटीज या मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है? करंट असेट का पार्ट है। फिक्स असेट तो नहीं हो सकता, लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करेगा। करंट असेट है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है और ना ही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन एरियाज फंड, ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड्स, ट्रेडिंग ऑन फैमिली फंड्स या फिर ट्रेडिंग ऑन फ्रेंड्स फंड। करिए आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, बोरोड फंड्स कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को, यानी कि बोरोड फंड्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग
प्रोसेस इन्वॉल्व्स, अब मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, राइट यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? देखिए ऑल ऑफ द अबव हो जाए, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें टाइम देखना होता है कि हमें कब मार्केटिंग करनी है, किस जगह करनी है, राइट्स क्या है मार्केटिंग के, यानी कि राइट का मतलब क्या है, क्या सही टाइमिंग होगी या क्या सही स्ट्रेटजी होगी जिसके बेसिस पे हम मार्केटिंग करें और हमारा पर्पस पूरा हो जाए, हमारा टोटल प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री फ्रॉम 7 to 8, liberating the industry, trade and economic from unwanted restrictions, या फिर opening up economy to the world by attaining international competitiveness, या फिर fee determination of interest rate। बताइए। क्या लगता है? देखिए इसका आंसर अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पी, क्योंकि यहाँ पर लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन में क्या होता है, चीज़ों को लिबरल करना, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा है उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो, ठीक है। और ये बात जो की जा रही है, ये बात तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में आता है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है globalization is the term used to describe process of removal of restrictions on which one of the following, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है हमारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में। वो क्या है? फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने सारी चीज़ ओपन कर दी। अब आप आउटसाइड बाउंड्री जाके भी ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि अब आपका जो बिजनेस है आउटसाइड बाउंड्री भी काम करेगा, ठीक है। आप बाहर अदर कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो उनके साथ, वहाँ पे अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बिजनेस यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के मतलब की बात करें तो दोनों हो जाएंगे, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हर चीज़ हमारी ओपन हो जाती है, हम फ्रीली अब अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस हमारी ही हेल्प के लिए, या फिर हम बात करें कि हमारे ही जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली चलें उसलिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें मानना होता है, उसके बाद हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, किसी भी तरह का कोई टॉपिक आपको लगता है, ठीक है। जैसे कि आपने मार्केट का कहा है, मैं बहुत जल्द आपको मार्केट की टॉपिक कवर करा दूंगी, जिससे आपको पता चले कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, पॉलीसेंट्रिक, वो सॉरी मोनोप्सोनी, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।